आज ये मायावती जी के लिए कह रहे हैं, कल ये उनके लिए भी कहेंगे, क्योंकि भाजपा पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी ही है। इनकी बुनियादी इस पर पड़ी है। इस तरह से विरोध करते रहे कि वाह जी वाह, एक दलित प्रधानमंत्री बनेगा, एक दलित प्रधानमंत्री। इनको बर्दाश्त ही नहीं है कि कैसे पिछड़े दलित प्रधानमंत्री बन जाए। राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला को बना दिया। अगर ये इतना अच्छा पद है तो एक्सचेंज कर ले, मोदी जी राष्ट्रपति बन जाए और मुर्मू जी को प्रधानमंत्री बना दे। बीजेपी वो पार्टी है जो बड़े बड़े अपने रेपिस्टों को बचाती रही है, बड़े बड़े रेपिस्टों को। अब आप देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट आसाराम बापू, उनके चरणों पर बैठकर बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता आशीर्वाद लेते, शिक्षा दीक्षा लेते थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति हुई? बीजेपी हो गई हाफ, सहयोगी दल हो गए पूर्ता साफ। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन नए बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और कल एक टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के मथुरा के विधायक जिन्होंने मायावती को लेकर एक बड़ी बात बोल दी, और उसके बाद अखिलेश यादव जिन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और मायावती के पक्ष में ट्वीट किया। इसके बाद मायावती की तरफ से भी उस पर रिप्लाई किया गया है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को शुक्रिया बोला गया है। नाहिद लारी खान जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नाहिद जी, बहुत स्वागत है आपका। नाहिद जी, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि दर्शकों को खबर क्या है। और सबसे खास बात यह है कि नाहिद लारी खान उस टीवी डिबेट में मौजूद थी राजेश चौधरी जी के साथ, जिन्होंने यह बयान दिया है। तो अच्छे से समझने की हम कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये वो बयान है, मायावती को मुख्यमंत्री बनाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, मायावती सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी। ये बात विधायक हैं मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के राजेश चौधरी जिन्होंने कही है। अब अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। जो अखिलेश यादव की तरफ से बात कही गई है, अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो सुनिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वाले के प्रति कितनी कटुता भरी है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया और बाद में अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ट्वीट किया है और बाद में उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का विचार है। मायावती ने क्या ट्वीट किया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वो भी बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं, दो प्रमुख दल और उनके दोनों मुखिया क्या कह रहे हैं। मायावती क्या कह रही है? मायावती कहती है, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है और बीजेपी से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। नाहिद जी के पास चलते हैं। नाहिद जी, उस डिबेट में हुआ क्या कुछ था, क्या टॉपिक था? एक छोटा सा अंश हम लोग सोशल मीडिया पर जरूर देख पा रहे हैं कि वो वायरल हो रहा है, आप भी उसमें कुछ इंटरप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। क्या हुआ था वहां पर? नहीं, देखिए अनुज जी, डिबेट का टॉपिक तो सिंपल था, पीडीए बनाम राष्ट्रवाद था और पीडीए के बारे में हम मजबूती से अपने बात रख रहे थे, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता एवं विधायक उन्होंने अनर्गल बातें करना शुरू कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के लिए। अब जिस प्रकार की अनर्गल बातें वो कर रहे थे, निम्न स्तर की बातें कर रहे थे, तो इससे मैंने उसी वक्त डिबेट में भी कहा था कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अपने चहीते विधायक द्वारा जो भाजपा का चेहरा है, घटिया मानसिकता जो भाजपा की है, जो पिछड़ा दलित और महिला विरोधी होने की जो घटिया मानसिकता है, वो अपने चहीते विधायक द्वारा उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पुनः डिबेट में उजागर की। अब ये भी समझने वाली बात है कि बीजेपी जो है आज की नहीं, पुरानी दलित पिछड़ा विरोधी पार्टी, वो इसलिए क्योंकि बुनियादी बीजेपी की इस बेस पर पड़ी है कि पिछड़े और दलित समाज के लोग ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में इनकी पार्टी की बुनियाद पड़ी थी और तब विरोध किया था बीजेपी ने, जब आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जो कि जाट समाज से, पिछड़े समाज से, वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो विरोध किया था बीजेपी ने। तो ये विरोध किया था बीजेपी ने कि आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी, चूंकि वो पिछड़े दलित समाज से वरिष्ठ नेता हैं, और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसका कड़े रूप से विरोध किया। तो अब चूंकि मायावती जी के बारे में बात हो रही थी, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने मायावती जी के लिए इस तरह की घिनौनी बातें की है या गंदी मानसिकता जाहिर की है।
आप याद करिए 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई चीफ मिनिस्टर सीएम हाउस में एंटर प्रवेश करने से पहले उसको गंगा जल से उन्होंने धुलवाया था। क्यों धुलवाया था? कि उनसे पहले वहां दलित समाज की मुख्यमंत्री रही और पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री रहे। दलित समाज से मायावती जी थी, पिछड़े समाज से अखिलेश यादव जी थे। तो उसको गंगा जल से धुलवाया, उसका शुद्धिकरण कराया कि अपवित्र हो गया। तो ये उस वक्त भी हम लोग ने इस चीज का विरोध किया। अभी कन्नौज जब गए, मंदिर गए माननीय अखिलेश यादव जी, तब भी आप देखिए कि बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से मंदिर धुलवाया कि पिछड़े समाज से माननीय अखिलेश यादव जी वहां प्रवेश किए, इसलिए गंगा जल से धुलवाया। ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं था, या सीएम हाउस गंगा जल से धुलवाना ये सिर्फ अखिलेश जी या मायावती जी का अपमान नहीं था, ये समस्त पिछड़े दलित समाज को अपमानित करने के लिहाज से बीजेपी ने किया था। नहीं नाइक मैनपुरी जी, में मूर्ति धुलवाना। हाँ नाइक जी, अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई अखिलेश जी ने मायावती जी का सपोर्ट इसलिए कर दिया कि वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, और अब उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है, जाटव वोटर पर अखिलेश यादव की नजर गड़ी हुई है। तो ये एक तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है, ये राजनीति का हिस्सा है। नहीं देखिए, अब जिनको जो बातें करनी है, जिन कुछ लोगों ने एक अपना बेस ही बना रखा है कि माननीय अखिलेश यादव जी चूंकि वो पीढ़ी समाज के महान योद्धा हैं, वो जो कहते हैं उसके ऑपोजिट उनको कहना ही है, क्योंकि एक रणनीति के तहत कहना है। जो कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी उसके ऑपोजिट कहना, क्योंकि पिछड़े दलितों को अपमानित करना है। इस रणनीति के तहत नहीं कहा, क्योंकि मैं डिबेट में मौजूद थी। ये कोई भी व्यक्ति कहेगा, जिस प्रकार से अनर्गल बातें कर रहे थे, यहाँ तक बीजेपी के विधायक ने मायावती जी को भ्रष्टाचारी कहा। अगर मायावती जी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है तो 7 साल से बीजेपी सत्ता में है, क्यों नहीं आपने कार्रवाई की उनके ऊपर? आप किस आधार पर इतनी बड़ी बात एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं? और इसलिए आप अपमानित कर रहे हैं बीजेपी, इसलिए बीजेपी अपमानित कर रही है मायावती जी को। मायावती जी की केवल 2 गलतियां, आप समझिएगा, और ये खुद मायावती जी को भी समझनी चाहिए, उनकी केवल 2 गलतियां। सबसे बड़ी गलती उनकी ये है, बीजेपी की निगाह में, हमारे आपकी निगाह में नहीं, बीजेपी की निगाह में सबसे बड़ी गलती है कि वो महिला है। बीजेपी सख्त महिला विरोधी है। दूसरी बड़ी गलती है कि वो दलित समाज से महिला है। बीजेपी दलितों से नफरत करती है। और तीसरी बड़ी गलती क्या है कि वो एक दलित समाज से महिला चीफ मिनिस्टर रह गए उत्तर प्रदेश में कई बार। तो इस चीज ये बीजेपी को खटकता है। महिला कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाए अपने बूते, ये चीज बीजेपी को खटकती है। आप समझे कि बंगाल में जिस प्रकार से ममता जी, उनकी भी यही गलती है, महिला है, बीजेपी की निगाह में महिला है, ब्राह्मण समाज से है, मुख्यमंत्री अपने बूते बनी है, अपने बूते मुख्यमंत्री बनी है, तो बीजेपी को खटकती है। बीजेपी नहीं चाहती, आए दिन साजिश रचती रहती, कैसे उनको पदमुक्त कर दिया जाए, कैसे उनकी जो राज्य में उनकी सत्ता उसको हटा दिया जाए, उनको बेदखल कर दिया जाए सत्ता से, उनको अपमानित करती है। तो ये महिलाओं को अपमानित करने का, एक सेकंड, महिलाओं को अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ती है बीजेपी। पिछड़े दलित समाज की महिला हो, ब्राह्मण महिला हो, ये कोई कसर नहीं छोड़ती है। भ्रष्टाचारी तो खुद सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी तो बीजेपी, इनका तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों पकड़ा गया था, प्रधानमंत्री से काम कराने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत लेते, ये तो लाखों रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। अरबों तो डकार गए होंगे जो पकड़े नहीं गए, और बीजेपी के और कितने लोग होंगे जो अरबों रुपए खरबों रुपए डकार गए होंगे। तो बीजेपी तो खुद ही महाभ्रष्टाचारियों का गिरोह है, गैंग है। नहीं, आपकी एक बात समझ में आती है, ये बात एकदम सही है कि अगर भाई इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी थी मायावती, तो 7 साल से आपकी सरकार है, आप उन पर कार्रवाई करते, आप कोई भी केस निकालते, बताते कि भाई इतने करोड़ों का गबन हुआ है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप ही लोग मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आप ही लोग कहते हैं नाइक जी, और आज आप लोग इतनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो इसको चश्मा तो एक होना चाहिए ना। नहीं, चश्मा एक नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। चाहे मैं कहती हूँ इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति किसी और महिला के लिए करे तो भी हम वही बोलेंगे, किसी और पार्टी का व्यक्ति किसी और महिला के लिए बोले तो भी हम यही कहेंगे। ये बात नहीं है, क्योंकि वो महिला है, दलित समाज से है, अपने बूते वो मुख्यमंत्री बनी, अपने बूते वो मुख्यमंत्री बनी, तो बीजेपी की आंखों को खटक रही है। आप ये समझे कि ये वही बीजेपी है जब 2019 में, आप याद करिए, 2014 में मायावती जी शून्य पे थी, 2019 में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आई तो वो 0 से 10 हो गई,
और माननीय नेताजी ने मंच से 2019 के चुनाव में मंच से अनाउंस किया था कि भारत अगर हम लोग जीतेंगे, विपक्ष जीतेगा, तो हम इनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे मायावती जी जी तब की जी डिबेट्स अब थे उस दौरान जी डिबेट्स पे, जी तब की जी डिबेट्स अगर खोलें तो आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम बड़े शीर्ष नेता से लेकर बड़े छोटे नेता तक सारे डिबेट्स पे, इंटरव्यूज पे किस तरह से विरोध करते रहे कि वाह जी वाह, एक दलित प्रधानमंत्री बनेगा, एक दलित प्रधानमंत्री। इनको बर्दाश्त ही नहीं है कि कैसे पिछड़े दलित प्रधानमंत्री बन जाए। राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला को बना दिया, हमने दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। अगर ये इतना अच्छा पद है तो एक्सचेंज कर ले, मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएं और मुर्मू जी को प्रधानमंत्री बना दें। वो ये करेंगे तो नहीं, आप अगर इतनी अच्छी चीज है तो आप ये समझे कि बना नहीं दिया, इनका हक है, इनका हक है। इस समाज का, पीडीए समाज यानी पिछड़े दलित आदिवासी 72% इनकी आबादी और केवल यही भारत के मूलवासी हैं। इनका हक है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, सिपाही से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक, छोटे मीडिया हाउसेस से लेकर बड़े मीडिया हाउसेस तक, इनका हक है। इनको आप क्या देंगे, ये खुद ब खुद आने वाले समय पर काबिज हो जाएंगे। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं ना, जातिगत जनगणना हो जाए ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता ने कल डिबेट में किया, उससे तो स्पष्ट होता है ना कि बीजेपी की मानसिकता ही है, जो मैंने डिबेट तो उससे पहले ही कहा था कि बीजेपी की मानसिकता पिछड़ा दलित विरोधी। इसी मानसिकता के तहत इन्होंने 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया। तो वो मानसिकता तो उजागर हो रही है और आप अच्छा, देखिए तो अब आप शीर्ष लोग क्या नेताओं के चाह रहे हैं? कहने पर ही ऐसा कह रहे हैं। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि अब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं, पार्टी से हटा निश्चित रूप देना से चाहिए? क्या क्या कैसे आप लोग से संतुष्टि होगी? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन हम मांग ही कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं कि कार्रवाई होगी। जब ये वो पार्टी है, बीजेपी वो पार्टी है जो बड़े बड़े अपने रेपिस्टों को बचाती रही है, बड़े बड़े रेपिस्टों को। अब आप देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट आसाराम बापू, उनके चरणों पर बैठकर बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता आशीर्वाद लेते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। अभी पैरोल पे बाहर करवाया, मदद करी भाजपा सरकार ने। और आपको मालूम है पीड़िता जो शाहजहांपुर की, उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है, अपनी सुरक्षा को लेकर सहमा हुआ है कि अरे ये बाहर आ रहे। तो ये इनकी मानसिकता है। और तमाम हाथरस में भाजपा के नेताओं ने जिस प्रकार से, कार्यकर्ताओं ने जघन्य अपराध किया, उन्नाव में भाजपा के एमएलए ने जो जघन्य अपराध किया, शाहजहांपुर में भाजपा के एमपी ने जो जघन्य अपराध किया, बीएचयू जो माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने और गुंडों ने जो छात्रा के साथ जघन्य अपराध किए, तो इन सब मामलों में हमने देखा कि बीजेपी बचाती रही। एडीआर का रिपोर्ट भी यही कहता है कि सबसे ज्यादा आपराधिक, महिलाओं के प्रति जो आपराधिक मामले सबसे ज्यादा है वो बीजेपी नेताओं पे हैं, 54। तो चौवन सांसद और हाँ, विधायक हैं 54 ऐसे। विधायक हैं ऐसे। तो इनकी मानसिकता है, महिला विरोधी पार्टी है ये। आप इनसे उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये कोई एक्शन लेंगे या ये कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन अच्छा, ये जरूर है कि माननीय अखिलेश यादव जी, एक सेकंड और देखिए, ये जरूर है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए समाज उसको जगा दिया है, उनको जगा दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और वो जग चुके हैं, बहुत जग चुके हैं। अब कुछ जो थोड़े बहुत सोए हुए हैं, चाहे बीजेपी के अंदर हैं ऐसे पिछड़े दलित समाज के नेता जो अभी सोए हुए हैं, या बीजेपी में सहयोग कर रहे हैं, बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि आज ये मायावती जी के लिए कह रहे हैं, कल ये उनके लिए भी कहेंगे, क्योंकि भाजपा पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी ही है, इनकी बुनियादी इस पर पड़ी है। आप ये समझिए कि जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने करने की घोषणा की थी माननीय वीपी सिंह जी ने, तब किस तरह से भाजपा के यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदाह कर लिया था, आत्मदाह करने का प्रयास कर लिया था। तो ये सब चीजें तो हम सबके सामने, 69,000 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से पीडीए का हक मार रहे हैं, आप लैटरल एंट्री करा रहे हैं उसमें पीडीए का हक मार रहे हैं, तो ये तो हम सबके सामने है। और ये जो पिछड़े समाज के कुछ नेता हैं बीजेपी में जो शामिल हैं और जो सहयोग कर रहे हैं, वो दरअसल बीजेपी ने उनको नौकरी पे रखा हुआ है, संविदा पे रखा हुआ है, कि वो संविदा पर इसलिए रखाए गए कि माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने वो रोज उनको अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति रोज अनर्गल बातें करते हैं। वो रखा इसलिए गया है कि उनके बहाने समस्त पिछड़े दलित समाज को गरियाना है, कोसना है, अपमानित करना है।
और अगर नहीं वो लोग अपमानित करेंगे, नहीं गरियाएंगे, नहीं कोसेंगे, तो उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो अपनी नौकरी बचाने के उद्देश्य से वो रोज इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अच्छा नाइक जी, आगे बढ़ते हैं। अब इस मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चूंकि आपसे बातचीत हो रही है तो बाकी मुद्दों पर भी बातचीत कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य से आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप कभी स्टूल मंत्री, अब तो अखिलेश जी कहने लगे स्टूल किट मंत्री हो गए हैं और मॉनसून ऑफर दे देते हैं। केशव मौर्य को हमेशा कुछ ना कुछ वो छिड़ कर चले जाते हैं मीडिया के सामने जब भी आते हैं, तो इतनी दिक्कत क्यों? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उप मुख्यमंत्री हैं, हालांकि हारू उप मुख्यमंत्री हैं। वो अलग बात है कि उनको फिर वो मंत्री भी बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, हारू हैं। लेकिन उनके लिए मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहती। मैंने आपको बताया कि उनको नौकरी पे, संविदा पे रखा गया है बीजेपी में, रोज माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने समस्त पिछड़े दलित समाज को, उनको अपमानित करना। और अगर वो नहीं अपमानित करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा, तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वो तो कहते हैं कि समाजवादी उनको पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। मैं तो विधानसभा चुनाव में जब मैं प्रयागराज गया था कवर करने, उनसे बातचीत थी तो उन्होंने ये बयान दिया मेरे कैमरे पर, मेरे माइक पर, और अभी भी बोलते हैं। खैर वो नहीं, आप देखिए ना, इसी को कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं, इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। विशेषकर जो लोग सत्ता में बैठे हों, उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब वो समाप्तवादी पार्टी की बात करते हैं, तो समाप्त कौन हो गया उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी, पीडीए ने ऐसी ताकत दिखाई कि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। माननीय अखिलेश यादव जी सबसे बड़े नेता बन गए। पछाड़ दिया उन्होंने मोदी जी को, पछाड़ा उन्होंने मोदी जी को। योगी जी और केशव जी तो बहुत दूर की बात है, मोदी जी को पछाड़ दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश के, हाँ, पूरे भारत में माननीय मोदी जी अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, वो अपने चेहरे पर वोट मांग रहे थे। वो कहते मुझे देखिए, मेरा चेहरा देखिए, मुझे वोट दीजिए। ये तो सब जग जाहिर है। तो उनको पछाड़ दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी, और देश के तीसरे बड़े नेता बन गए माननीय अखिलेश यादव जी ने। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो ये स्थिति कर दी माननीय मोदी जी की कि वो बड़ी मुश्किल से जीते हैं बनारस से, जहां बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोट से इस बार जीतेंगे। पिछली बार लगभग 4-5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 10 लाख वोट से जीतेंगे, ऐसा दावा कर रहे थे। और तो क्या स्थिति कर दी माननीय अखिलेश यादव जी ने कि वो जीत नहीं कहेंगे, वो हार ही कहेंगे। मतलब 80-85 हजार वोट और इधर उधर हुआ होता तो ये बुरी हार होती मोदी जी की। नहीं, मुझे तो याद है काउंटिंग वाले दिन, उस दिन अजय राय 1-2 राउंड में आगे भी चल रहे थे जब प्रधानमंत्री से, तो बड़ा बहुत चर्चाएं हुई उसकी कि भाई अजय राय पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। ये आप सही कह रही हैं, बहुत ज्यादा वोटों से जीतना चाहिए था। एक और दूसरी सीट जो बड़बोलेपन का शिकार हुई, अमेठी। अमेठी में कहती रही, खुद मोदी जी ने कहा कि अरे ये तो राहुल गांधी जी के प्यादे हैं, ये तो राहुल गांधी जी के प्यादे आ गए, इस तरह की बातें करते रहे। अरे 5 लाख वोट से जीतेंगे, 5 लाख वोट से स्मृति ईरानी जीतेंगी, ऐसे दावे करते रहे। लेकिन जनमानस में, विशेषकर पीडीए समाज के लोगों ने आईना दिखाया, और कितनी बुरी हार हुई बीजेपी की वहां पर। तो इस तरह से आप अपमानित करते हैं हर नहीं, देखिए आप अपमानित बाकी सीटों की तो बात कर रही है, मेरठ की आप बात नहीं कर रही, उन्नाव की आप बात नहीं कर रही हैं। अखिलेश जी ने अभी बहुत बड़ी लखनऊ में मीटिंग ली है, मेरठ के नेताओं को बुलाया भी था। आस्तीन के सांप जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ उस मीटिंग में, खूब चर्चाएं भी हुई। कहा गया कि भाई जो अंतरकलह थी उस वजह से आप लोग सीट हार गए, तो उसको कैसे आप लोग सही करेंगे? और जो देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसको मानने में कोई बुराई नहीं है नाहिद जी। अगर किसी तरह का मनभेद या मतभेद है नेताओं में तो उसको दूर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको कैसे दूर करेंगे? नहीं, देखिए हमारी पार्टी में कोई मनभेद नहीं है। अभी आप देखिए जो 2024 का रिजल्ट आया है, समाजवादी पार्टी, हम 3 पे थे, हम 12 गुना प्लस बढ़ गए। मतलब लास्ट हम 3 पर रह गए थे। लास्ट 2024 के चुनाव से पहले लास्ट जितनी सीटें हमारे पास थी केवल 3 थी, हम 12 गुना बढ़ गए। हम 12 गुना बढ़ गए। हमारे सहयोगी दल कांग्रेस 6 गुना बढ़ गई। और वहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति हुई, बीजेपी हो गई हाफ, सहयोगी दल हो गए पूर्णतः साफ। तो अब जो आप बात कर रहे हैं कि मतभेद, अरे कई सीटों पर तो बेईमानी कर ली, कई सीटों पर तो बेईमानी की बीजेपी ने। और ये कई सीटें, फर्रुखाबाद आप ले लीजिए, फूलपुर सीट ले लीजिए, बहुत सी ऐसी सीटें हैं। वरना जो हमारा आकलन था कि 50 सीटें हमें मिलेंगी,
इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को अगर दोनों को मिला ले तो 50-55 के करीब हमारे अनुमान था कि हम जीतेंगे, और वो निश्चित रूप से हम जीतते। लेकिन चूंकि बेईमानी कर दी, और बेईमानी, इनकी बेईमानी का कोई हमें दूसरा सबूत देने का बात नहीं है। आप देखिए चंडीगढ़ चुनाव में भी किस प्रकार से बेईमानी की, वहां तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, तब इनकी बेईमानी सबके सामने आई। नहीं, ये बात अखिलेश जी भी कई बार बोल चुके हैं कि बेईमानी करके कुछ सीटें हैं जहां पर जीत हुई है। बागी विधायकों का क्या होगा नाहिद लारी जी? बहुत दिन से चर्चा चल रही है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन पल्लवी पटेल के लिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, कहा कि भाई उनको छोड़ देते, आधी आबादी है, बाकी लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो कब तक कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी, कुछ अंदर की खबर बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं देखिए, जो बागी विधायक है, हम उनकी नो एंट्री है, अब नो वैकेंसी, नो एंट्री है। और निश्चित रूप से जो भी होगा, जो भी निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी लेंगे, वो सबसे पहले आप ही लोगों के समक्ष आएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोग के समक्ष आएगा। इस वक्त देखिए हमारे सामने बड़ा मुद्दा ये है कि अब 10 सीटों पर उपचुनाव है। अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, और जिस प्रकार से पीडीए समाज ने अपनी ताकत दिखाई है, 94% आबादी है पीडीए समाज की, जिस प्रकार से पीडीए समाज ने अपनी ताकत दिखाई है, तो आप ये समझिए कि अब इन जो मुद्दे हैं पीडीए समाज के, उन मुद्दों को लेकर हम जनमानस के बीच में जाएंगे। भाजपा बात करती है कि वो राष्ट्रवाद की बात करती है, कल भी डिबेट पे राष्ट्रवाद की चर्चा कर रही थी, राष्ट्रवाद की बात करी, तो राष्ट्रवाद की बात इनकी कहाँ चल रही है? क्योंकि जनमानस तो समझ गई ना कि राष्ट्रवाद नाम की भाजपा के सब खोखली बातें हैं। असल में भाजपा सत्तावादी है, राष्ट्रवादी नहीं, सत्तावादी है, वोटवादी है। इनको केवल चाहिए सत्ता 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 और वोट वोट वोट। तो कई मुद्दे, जैसे राष्ट्र की बात करें तो आप ये देखिए, अभी हाल ही में 11 दिन से डॉक्टर हड़ताल पर थे, सड़कों पर थे, आंदोलित थे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, जो केंद्र की बैसाखी पे भाजपा की सरकार चल रही है, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वासन देते, उनसे अपील करते कि आप लोग पुनः काम पर लौटे, क्योंकि कई बीमार लोग हैं, उनका इलाज करना जरूरी है। लेकिन आप ये देखिए कि 11 दिन तक कोई भी अपील नहीं की केंद्र सरकार ने, ना डॉक्टर्स को उनकी सुरक्षा का वादा किया, ना उनसे अपील की कि आप लोग पुनः काम पे लौटे। 3 दिन में 2 बार माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपील करनी पड़ी। जो काम केंद्र सरकार को करना था, बैसाखी पे चल रही उनकी सरकार, जो काम उनको करना था, वो काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील की। आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से में बैठकर यूक्रेन घूम रहे हैं, तो कहाँ अन्य विदेश में घूम रहे हैं, देश आपका जल रहा। आप समझिए कि सैकड़ों लोग इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई, कई लोग बदहाल हो गए, हजारों लोग बदहाल, अस्पताल जाए तो पटे पड़े अस्पताल बीमारों से। और क्या स्थिति, ऐसी स्थिति हो गई कि डॉक्टर्स नहीं देख रहे थे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं महिला हूँ, ठीक है, वो एक बात जरूर सही है कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के योद्धा हैं, मैं उनकी महिला सिपाही हूँ, और मजबूती से बात रखने की, और मजबूती से काम करने की, और पीडीए को और मजबूत करने की, और पार्टी को मजबूत करने के हर भरसक प्रयास करती हूँ। लेकिन अच्छा, साथ ही साथ में महिला के साथ महिला के साथ साथ एक सिपाही के साथ साथ मैं गृहिणी भी हूँ। राष्ट्रवाद की बात करें तो ये देखिए महंगाई कितने चरम पर है। मैं लहसुन आपको दिखाने के लिए लाई हूँ, ये आज मैंने खरीदा है, 320 रुपए किलो है, 320 रुपए किलो। अनुज जी, क्या आपकी सैलरी क्या इतने दिनों में बढ़ गई है बहुत ज्यादा? 3,000 जिसकी सैलरी थी, क्या 30,000 हो गई है? क्या 30,000 जिसकी सैलरी थी, क्या 1,00,000 हो गई? क्या 1,00,000 जिसकी सैलरी थी, क्या 1.5 लाख हो गई? नहीं हुई है सैलरी। लेकिन महंगाई देखिए कितने चरम पर है। हम महिलाओं का घर चलाना दूभर है। बेरोजगारी की आप बात करिए, युवा कितना परेशान है। बेरोजगारी की स्थिति है कि अभी पुलिस भर्ती, जो सिपाही भर्ती चल रही, तो उसमें लगभग 64,000 के लगभग पद है। उसके लिए लगभग आप समझे कि 49 लाख, लगभग आप समझ लिए 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, वो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। हालांकि 1/3 लोग नहीं बैठे, लेकिन जो अखबार में आया था कि 48 लाख लोगों ने आवेदन किया था कि वो परीक्षा पे बैठेंगे। 12,000 पद महिला सिपाहियों के लिए, उसके लिए 15 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। और अब कितनों को रोजगार मिलेगा? इन सब में सिर्फ 98.5% लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, केवल 1.5% लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगारी की ये स्थिति है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने किस प्रकार से शिक्षकों के, पीडीए समाज के शिक्षकों पर के रोजगार पे डंडी मारने का काम किया, उनके आरक्षण पर डंडी मारने का काम किया। लैटरल एंट्री भी आपने इसीलिए किया।
आपको मालूम है एक लेटेस्ट आंकड़ा आया है कि क्लास 10 और 12 के जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें 65 लाख बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश उसमें टॉप करता है। क्लास 12 के बच्चे जो फेल हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। कहाँ है शिक्षा मंत्री? क्यों आप शिक्षा को नहीं देख रहे? क्यों आप शिक्षा का स्तर नहीं सुधार रहे हैं? ठीक आपको बात है। इस्तीफा दे देना चाहिए। यही हाल हाँ। रेल का देखिए, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आज रेल से चलने में आम आदमी डर रहा है क्योंकि रेलवे के जिस प्रकार से एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े आराम से बता देते हैं रेलवे वाले कि भाई वो तो साजिश हो रही है। साजिश कैसे हो रही है? आपकी नाकामयाबी है, आपकी नाकामी है। लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मंत्री थे, एक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, जिम्मेदारी ली। तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो रेल मंत्री उनको इस्तीफा नहीं, दे देना जिम्मेदारी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन लेते हुए। नाहिद जी, लेकिन ये इस्तीफा लेना कोई सोल्यूशन नहीं है ना परमानेंट। क्या हादसे होने बंद हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे, इसकी गारंटी भी तो कोई नहीं ले सकता ना। इसका तो ये है कि सुरक्षित यात्रियों को इधर से उधर पहुंचाना है, उस एम को हमें फॉलो करना है। लेकिन वो होगा कैसे, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, राजनीतिक तौर पर हमेशा विपक्षी लोग मांगते हैं इस्तीफा और कहते हैं नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए, जिससे एक मैसेज जाए। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि 15 मिनट का समय लिया था, समय ज्यादा हो गया है, लेकिन एक आखिरी सवाल। 10 सीटों पर उपचुनाव है, चंद्रशेखर जिन्होंने बोल दिया है कि 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और नगीना में आपने उनको अपने साथ नहीं लिया, तो क्या वो भूल थी नगीना की? और दूसरा, मुसीबत खड़ी कर सकते हैं 10 सीटों पर चंद्रशेखर आपके लिए? पीडीए का नारा आप भी दे रहे हैं, और वो किस तरह की राजनीति करते हैं, किन लोगों के बीच में राजनीति करते हैं, वो हम सबको पता है, तो मुश्किल हो सकती है। नहीं नहीं, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है और हर पार्टी को हक है, अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का। ये तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि चुनाव का मौसम आता है तो सभी पार्टी चुनाव लड़ती है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां बात समाजवादी पार्टी की है, तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर, 10 सीटों पर उपचुनाव है, 9 सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित है। भाजपा एक की सीट कौन करारी सी हार छोड़ दिया होगी। आपने? मैं बता रही हूँ, एक सीट है, वो गाजियाबाद की सीट है, वहां बहुत टफ फाइट है, वहां बहुत टफ फाइट है। अब आप ये समझिए, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रही हूँ, अब आप ये जी। समझिए कि बीजेपी ने स्थिति माननीय योगी जी की ये बना दी है कि 10, उत्तर प्रदेश में तो वैसे 403 विधानसभा सीटें हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव है, उन 10 सीटों की भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी, उनको सीमित कर दिया एक सीट पर, मिल्कीपुर सीट पे, और एक और सीट पे सीमित कर दिया। वो तो नाम मात्र, बेसिक मिल्कीपुर, क्योंकि वो अयोध्या की सीट है, वहां तक सीमित कर दिया। और ये भी आप समझे कि माननीय योगी जी को समझना चाहिए कि उनके खिलाफ उनके लोगों ने साजिश की है, क्योंकि ये तो तय है कि 25,000 वोटों से वहां बीजेपी हारेगी और समाजवादी पार्टी की परचम लहराएगा, इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। तो इसका भी, हार का भी ठीकरा जो है योगी जी के ऊपर फोड़ने की साजिश उनके अपने लोग रच रहे हैं। तो ये उनको नहीं, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब टिकट्स अनाउंस होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन प्रत्याशी है। ये तो आप लोग को सबसे मैं पहले आपसे पता चलेगा। यही जानना चाह रहा था कि क्या अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल हो गया है? नहीं नहीं, देखिए जब फाइनल होगा, जब लिस्ट आएगी, आने वाली है, ये देखिए आप, बीजेपी की एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आप देखिए, ये बात करते थे वन नेशन वन इलेक्शन की, आपने सुना, तमाम आपने भी डिबेट्स कराए वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन यही देख लीजिए इनकी स्थिति कि केवल 4 राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे, हो सकता है और भी स्टेट्स में उपचुनाव हो, इतना भी एक साथ कराने की स्थिति में नहीं है। इतने थर्राए हुए, इतने घबराए हुए। 2 राज्यों में आपने विधानसभा अनाउंस कर दी चुनाव, बाकी 2 राज्यों में और उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना था उसको भी नहीं अनाउंस किया। क्यों? इसलिए नहीं अनाउंस किया क्योंकि थर्राई हुई है बीजेपी, बुरी तरह से थर्राई हुई है, बुरी तरह से घबराई हुई है माननीय अखिलेश यादव जी से, और उससे ज्यादा पीडीए समाज से। 94% आबादी ने अब ठान लिया है कि बीजेपी मुक्त करना उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश बीजेपी मुक्त करने के साथ ही साथ देश को भी बीजेपी मुक्त करेंगे, तभी सारी परेशानियों का तभी समाधान निकलेगा। यह महिला उत्पीड़न जो चरम पर है उसका समाधान तभी निकलेगा। जो किसान बदहाल है, आप देखिए ना, 700 से अधिक किसानों ने जानों की आहुति दे दी अभी काले कृषि कानून जब था। सतपाल मलिक जी गवर्नर थे, वो कहते रह गए कुत्ता बिल्ली के मरने पर आश्वासन दिया, कंडोलेंस दिया जाता है, 2 शब्द संवेदना के व्यक्त कर दीजिए, लेकिन नहीं व्यक्त किया, नहीं व्यक्त किया। ये क्या राष्ट्रवादी लोग करते हैं ऐसा? आपने किसान जो हमारे अन्नदाता, उनको क्या क्या बताया, उनको खालिस्तानी बताया, उनको
मवाली बताया, कीलें ठोक दी उनके रास्ते में, जैसे वो भारत के नागरिक नहीं है, उनके ऊपर वाटर कैनन से छिड़काव कराया, जहां वो आंदोलन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, वहां का बिजली बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, महिलाएं बैठी थी, उनको अभद्र भाषा, उनके लिए अनर्गल भाषा, अपमान भरे शब्दों का प्रयोग कर दिया। क्या ये राष्ट्रवाद की बात है? नहीं, ये सब जनमानस समझ रहा है अनुज जी। इसीलिए आप देखिए कि 2022 का चूंकि आपने जिक्र किया, तो 2022 के चुनाव में भी आप देखिए कि जनमानस ने समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें दी, और वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ा। हमने, हमारे पास 45-47 सीटें थी, हमने उसके अलावा भाजपा की जीती हुई 80 सीटें भी हमने छीन ली। हमारी सीटें बढ़कर हो गई 125। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, और बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा, इनकी सीटें घटी। तो 2022 के चुनाव से पीडीए समाज और जनमानस बीजेपी को सबक सिखाने का काम कर रहा। उसके बाद उपचुनाव हुआ, मैनपुरी उपचुनाव हुआ, किस प्रकार से वहां भी नहीं, जनमानस मैनपुरी ने तो भाजपा आपका को धूल आपका चटाया। मैनपुरी तो नहीं, आपको जीतना घोसी, ही जीतना था, इसमें कोई आप दो राय घोसी, नहीं है। नहीं हाँ, नहीं मैं नहीं, ऐसी घोसी का बात मान नहीं सकता अनुज हूँ, जी, मैं घोसी अनुज मान जी, नहीं सकता नहीं हूँ। नहीं, आप ठीक, आप एक एक जमीनी पत्रकार हैं, इसलिए आप ये बात हम्म कर रहे हैं। लेकिन जब मैनपुरी का चुनाव था, तो मैं खुद चूंकि मैनपुरी में थी चुनाव के दौरान, और मैं खुद डिबेट्स पे भी थी और मुसलसल मीडिया से रूबरू थी। तो डिबेट्स पे मीडिया वाले ये कहते थे, अरे बड़ा मुश्किल है जीतना, और ऐसे शाक्य समाज से आ गए तो कैसे, आप कौन से आंकड़े, तो ऐसा आंकड़ा आ गया तो ये होगा, तो नेताजी हाँ, 1 लाख से जीते थे, आप कैसे, इस तरह की बातें करते थे, जैसे नहीं, जीत गए ये वो थोड़ा बातें व्यवहारिक नहीं दूसरी। लगता ना है जी। अब डिम्पल जी को हाँ, कौन मैनपुरी से हरा देगा? ये तो नहीं, अब मैं तो डिबेट्स की बात कर रही हूँ ना, जिस प्रकार हाँ के जब जब नतीजे आए, तो सबको, हाँ सबके सबके चारों खाने चित हो गए थे। और घोसी हाँ। में आप ये समझिए कि माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत देखिए, और पीडीए समाज की ताकत देखिए, कि घोसी जैसी सीट पे हमने अपने अपर कास्ट नेता को, उस वक्त विधानसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए और लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए, हमारे अपर कास्ट के नेता को पीडीए समाज ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिताया। और वहीं आप बीजेपी की स्थिति देख लीजिए, कि जिनको सहयोगी समझकर बीजेपी ने अपने साथ लिया, कि इनके साथ बहुत ढेर सारा राजभर वोट है, बहुत ढेर सारा निषाद वोट है, वो अपने, दो चीज समझेगा, भर अलग होता है और राजभर अलग होता है। भर के वोट ज्यादा होता है, राजभर थोड़ा होता है वो। लेकिन वो अपने समाज का भी वोट नहीं दिला पाए, अपने बेटे को नहीं जिता पाए, दोनों अपने। और माननीय अखिलेश यादव जी और पीडीए समाज में इतनी ताकत है, क्योंकि हमारे राजभर समाज से भी विधायक जीते, हमारे निषाद समाज से भी विधायक जीते, कुर्मी समाज से भी जीते, हमारे विधायक ठाकुर भी जीते हैं, ब्राह्मण भी जीते हैं, हमारे भूमियार समाज से भी विधायक जीते हैं, मुसलमान भी जीते हैं, यादव भी जीते हैं, हर वर्ग, मौर्य भी जीते हैं, हर राजभर, अब वर्ग मेरे से को देखिए, हमारे। अब यही है, आपसे बात करते करते बातों से बातें निकल रही हैं और समय बढ़ता जा रहा है। राजभर साहब की आपने बात की, आज एक उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि उड़ती चिड़िया कहाँ हम देख लें तो कहाँ बैठेगी ये बता सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं राजभर जो है अपने बेटे को नहीं जिता पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। वो तो उड़ती चिड़िया बता देते हैं कहाँ बैठेगी। नहीं, तो वो समझ रहे होंगे उड़ती चिड़िया कहाँ बैठेगी, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि उनकी चिड़िया जो फुरफुर उड़कर गई थी, उसने पेपर लीक कराया उनकी चिड़िया ने, और किस तरह से पेपर लीक में भ्रष्टाचार करती है उनकी चिड़िया उड़ उड़कर। तो वो जान रहे हैं भ्रष्टाचार करती है, और नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करती है भाजपा, और उनकी चिड़िया, राजभर जी की जो चिड़िया बेदीराम, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और नौजवानों के भविष्य के साथ घिनौना खिलवाड़ किया, तो उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, कि उनकी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो भविष्य, नौजवान ही तो देश का भविष्य है, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जी। लोग पार्टी है और इनके सहयोगी दल भी ऐसे ही हैं, जो सख्त महिला विरोधी, किसान विरोधी तो है ही है, लेकिन ये सख्त नौजवान विरोधी भी। उसका उदाहरण समझे कि उत्तर प्रदेश आते हैं, तो नौजवानों के जो आइकॉन है पिछड़े समाज से, माननीय अखिलेश यादव जी, उसको दिल्ली से बड़े जो नेता आते हैं, मोदी जी, उनके लिए अनर्गल बातें करते हैं, अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोसते हैं। उत्तर प्रदेश आते हैं, बिहार जाते हैं, तो तेजस्वी यादव जी नौजवानों के, वो वहां पे आइकॉन है, पिछड़े वर्ग से, तो उनको कोसने का काम करते हैं। ऐसे हेमंत सोरेन जी को कोसते हैं, अपमानित करते हैं, क्योंकि वो भी नौजवान है। दिल्ली में केजरीवाल जी को नौजवान है, उनको कोसते हैं। और पूरे भारत का भ्रमण करते करते वो राहुल गांधी जी, चूंकि वो उनकी पार्टी पूरे भारत में, तो पूरे भारत में कहीं भी जाते हैं तो राहुल गांधी जी चूंकि ब्राह्मण समाज से और नौजवान है, तो उनको कोसते हैं। क्योंकि भाजपा बहुत ही बुजुर्ग है ना, बहुत बुजुर्ग पार्टी है भाजपा, बहुत बुजुर्ग हो गई है, तो इसलिए नौजवानों को कोसते हैं। और कोई बुजुर्ग हो हमारे आपके घर में, बुजुर्ग तो नौजवानों को प्रोत्साहित करती है,
आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप भी नौजवान है, मैं भी नौजवान हूँ, हमारे घर में तो हमने यही संस्कार देखा, परिवार वाले हैं हम लोग। अब लेकिन जिनके परिवार मोदी नहीं जी है अखिलेश जी को वो प्रोत्साहित तो नौजवानों नहीं को करेंगे, कोसते। ऐसा राजनीतिक नहीं है, मजबूरियां ऐसा नहीं होती है। हैं। नहीं 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 अनुज जी, अगर आप ये आप कह क्या रहे चाह हैं रही तो हैं? मैं इस पे एक राहुल जी को इस मोदी पे जी मैं थोड़ी ना एक आगे बढ़ाएंगे। नहीं नहीं इस पे मैं एक चीज आपको बता दूं, इस पे मैं एक हाँ। चीज आपको बता दूं हम्म। कि हम्म। जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल जी के लिए कहा था हाउस में कि हम्म। आगे जाएंगे आप में तेज है, आप बहुत अच्छा हम्म। बोलते हैं, आप आगे जाएंगे। दोनों की पार्टी अलग थी, हम्म। जवाहरलाल हम्म। नेहरू जी की पार्टी अलग थी, अटल जी अलग हम्म। पार्टी। हम्म। तब क्योंकि वो बुजुर्ग थे, वो बड़े थे उम्र में, और अटल जी उस हम्म। वक्त यंग थे। तो जो बुजुर्गों का काम होता है, जिस तरह से प्रोत्साहन अबव पार्टी लाइंस प्रोत्साहित हम्म। करते हैं, वो प्रोत्साहित, हम्म। तभी तो आप देखिए कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि नौजवान विरोधी है, इसीलिए तो हम्म। अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। अग्निवीर जो हम्म। योजना जो आई है वो भी तो नौजवान विरोधी है। मतलब आप बिल्कुल। अगले महीने आप 75 साल के हो जाएंगे, आप अभी तक हम्म। रिटायर नहीं होंगे। हम्म। हालांकि बीजेपी की स्थिति यह है कि उन्होंने एक रूल बना रखा है कि पंडित कलराज मिश्रा 75 साल के हुए तो वो रिटायर हो जाएंगे, हम्म। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी वो 75 साल के हुए तो वो रिटायर हो जाएंगे। अब देखना है कि मोदी जी अपने ऊपर इस रूल को अप्लाई करते हैं कि नहीं, अन्यथा हम्म। इसको समझा जाएगा कि केवल आप ब्राह्मणों के ऊपर इस रूल को अप्लाई करते हैं। और वहीं आप अग्निवीर योजना में देखिए कि 4 साल का हमारा नौजवान उसको रिटायर कर रहे हैं। तो ये कैसी दोहरी नीति है कि आप खुद रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आप हम्म। 4 साल में नौजवान, 20 साल का नौजवान अग्निवीर योजना के तहत 24 साल में रिटायर हो जाएगा। तो इसलिए हम्म। माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना लेकर आए ये सख्त नौजवान विरोधी योजना है। और आप हम्म। ये भी समझें, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का रिजल्ट आया अभी 2024 के चुनाव में, तो आप हम्म। ये समझें कि हर वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अपना आइकॉन भी समझते हैं, और विशेषकर दलित समाज के लोगों ने भी हमारा समर्थन किया है। वो समझ गए हैं कि दलित ठीक समाज है। ये समझ गया कि हमारा हाँ। संरक्षण अगर कोई हम्म। कर सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो केवल और हाँ। केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वही हमें ठीक। हमारे अंदर चेतना जगा रहे हैं और वही हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्वीकार लिया है माननीय अखिलेश यादव जी को योद्धा पीडीए समाज का। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नाहिद जी, काफी लंबा समय आपने हमें दिया और बातचीत करने के लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया। बेबाकी के बहुत साथ आपने शुक्रिया। अपनी बात रखी। फिर किसी दिन किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।